सो जय श्री कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम टू श्री हरि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्टडी करेंगे। आज हम 1857 के जो रिवॉल्ट है उसके बारे में पार्ट 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि इतने बड़े रिवॉल्ट के, इतने बड़े क्रांति की क्या बैकग्राउंड था, क्या इसके मेजर कॉजेस थे, एंड वी ऑल्सो स्टडीड द स्पार्क ऑफ द रिवॉल्ट की कंडीशन। तो पिछले 100 साल से आपको याद होगा हमने बैटल ऑफ प्लाजी से स्टार्ट किया था और तब से लेकर इस रिवॉल्ट तक कंडीशंस तो बहुत ज्यादा बेकार थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था फाइनली कि इतनी बड़ी क्रांति आ गई थी, और हम सब जानते हैं इतनी बड़ी क्रांति के पीछे सबसे ज्यादा योगदान था सिपाहियों का, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे। ऑलरेडी इतना टाइम से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब एक न्यू राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ था, और वो जब इंट्रोड्यूस हुई थी जिसको आप बोलते हैं एनफील्ड राइफल। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब उसको लोड कर रहे थे तो उसका जो कार्टेज था इसमें ग्रीस लगी थी जिसको आपको दांतों से चबाना होता था, और उसके बाद दांतों से चबा के खोलकर उसको आप लोड करते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर काउ एंड पिग फैट का यूज हुआ था, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के सेंटिमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा उन्होंने यहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय किया था, उनके सेंटिमेंट्स को। और बस यही एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन बना जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट सामने आया। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ बहादुर शाह, स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर्स। ये सब हम कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, आप उसको जरूर देखिएगा सो दैट आप एक सिनेरियो डेवलप कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक। देखिए आज के पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे मेरठ से। हमें सेंटर्स पढ़ने पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ था और किसने उसको लीड किया था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरठ से। अब आप समझिए 10 मई 1857 में ये रिवॉल्ट शुरू हो गया था मेरठ में, जो कि 58 किलोमीटर दूर था दिल्ली से। और धीरे धीरे ये एक्सपेंड हुआ पंजाब में। नॉर्थ में अगर आप देखें तो पंजाब, और ईस्ट साइड बिहार साइड इसने कैप्चर किया। साउथ में नर्मदा के साइड की जो एरिया थी वो कैप्चर करी गई, और वेस्ट में राजपूताना साइड यहाँ पे कैप्चर हुई थी। अच्छा आप ये समझिए कि ठीक है फाइनली तो यहाँ पे ये रिवॉल्ट देखने को मिला 10 मई 1857। लेकिन इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी अलग अलग राज्यों में, जो शुरुआती तौर पे इस रिवॉल्ट को स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन फाइनल जिसको स्टार्ट मिला वो मेरठ से मिला। अब हम समझते हैं कि मेरठ से पहले भी क्या हुआ था। अब आप देखिए फरवरी से मार्च के बीच में वेस्ट बंगाल में 19 नेटिव इन्फेंट्री उन्होंने रिफ्यूज किया था कि हम इस न्यूली जो इंट्रोड्यूस थी उस टाइम पे राइफल उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो वहां उनका एक रिबल देखने को मिला था वेस्ट बंगाल में। ये 1857 का ही सिनेरियो चल रहा है, लेकिन फरवरी से मार्च तक का सिनेरियो चल रहा था। और इसमें आप ये समझिए, देखिए यंग सिपॉय ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने तो एक अपनी ही यूनिट के एक सर्जेंट मेजर को उन्होंने शूट भी कर दिया था इसी के चलते। तो मंगल पांडे ने यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेवरी दिखाते हुए और इसी केस के चलते हुए उन्होंने अपने ही यूनिट के एक मेजर को शूट भी किया था। और उसके बाद सेम अवध में भी यही चीज हुई थी। अवध रेजिमेंट में वहां के जितने भी सिपाही थे उन्होंने अपने ऑफिसर्स के डिसीजंस को या उनके इंस्ट्रक्शंस को ओबे करने से मना कर दिया था, और वहां भी इस तरीके का रिफ्यूजल देखने को मिला था। तो आप समझिए एक आप लिंक यहाँ पे क्रिएट करिए कि मेरठ में तो आउटबस्ट हुआ फाइनली, लेकिन उससे पहले वेस्ट बंगाल में भी चल रहा था, और उसके पीछे सिपाही जो थे अलग अलग राज्यों से वो खुश नहीं थे इस पर्टिकुलर राइफल को लेकर। अब मेरठ की कंडीशन आप समझिए। मेरठ में देखिए 24 अप्रैल को क्या हुआ था। 90 men of the third native cavalry refused to accept greased cartridges। 90 लोगों ने 90 men उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था 24 अप्रैल को। और मई 9 को क्या हुआ कि उन 90 में से 85 को तो उनकी सर्विस से डिसमिस किया गया, साथ ही साथ 10 साल का उन्हें इम्प्रिजमेंट भी दे दिया गया। अब देखिए ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट का एक रीजन बना। और फाइनली 10 मई को जितने ये जिनको इम्प्रिजमेंट किया था उनको छुड़ाने के लिए उनके साथी आए और उन्होंने उनको रिलीज करवाया, और बहुत सारे ऑफिसर्स को उस टाइम पे उन्होंने मार दिया था। तो बस ये वो डेट है जहां से फिर आपका मेरठ में ये पर्टिकुलर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था।
और उसके बाद वो मेरठ से कहाँ की तरफ रवाना हुए, दिल्ली की तरफ। अब समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है चॉइस ऑफ बहादुर शाह एज सिंबॉलिक हेड। ओके, जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे, ठीक है, इन दिल्ली वहां की जो लोकल इन्फेंट्री थी ना, उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। और वहां के लोकल इन्फेंट्री ने अपने ही यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया था। तो सिपाही इतने आक्रोशित थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि जैसे ही उन्हें एक एकता दिखी कहीं से, तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को वहां पे मारना ज्यादा प्रेफर किया। और वहां पे द एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ इंडिया। और सबने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दिल्ली में जो कमांड फिर ली थी वो किसने ली थी, बहादुर शाह ने। और यूनानिमसली सभी लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया था एज द एम्परर। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इसके आगे जितने भी आप रिवॉल्ट बोलिए, जितने भी आप मूवमेंट्स बोलिए, उसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आई थी वो हिंदू एंड मुस्लिम्स यूनिटी में आई थी। लेकिन ये एक ऐसा रिवॉल्ट था जहां सब मिल के काम कर रहे थे और एग्री कर रहे थे काफी चीजों में। अब आप देखिए तो दिल्ली को माना गया था द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट, एंड बहादुर शाह को उसका सिंबल माना गया था। देखिए बहादुर शाह ने क्या किया, इमीडिएटली बहादुर शाह ने लेटर्स लिखे जितने भी चीफ्स थे और रूलर्स थे इंडिया के, और उनसे बोला कि आप सब अब एकत्रित हो जाइए, एक साथ हो जाइए, और लेट्स डिफीट दिस ब्रिटिश। इनको हम थोड़ा सा हराते हैं यहाँ से और इनको फाइट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहादुर शाह ने सबसे पहले सारे राजाओं से, सारे चीफ से ये निवेदन किया कि वो एक हो जाएं। धीरे धीरे ये चीज चलते रही, बंगाल आर्मी में स्प्रेड हुई कि यहाँ ऐसा चल रहा है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और ये स्प्रेड होते होते अवध, रोहिलखंड, बहुत सारे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, बिहार के बहुत सारे पार्ट्स में, इवन ईस्ट पंजाब में ये चीजें देखने को मिली। तो आप समझिए किस तरीके से मेरठ से एक आंदोलन शुरू होता है, वो दिल्ली की तरफ जाते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह ने कमांड होल्ड करी है, और उसके साथ साथ वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट में हमें देखने को मिलता है। अब आप देखिए, हमें ये तो पता है कि जो 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट है, इसमें जितने भी सिपाही थे, जितने भी सिपाही थे, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है ही। साथ ही साथ इस रिवॉल्ट को, इस बड़ी सी क्रांति को, जिसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप बोल सकते हैं, उसको इतना बड़ा बनाने में सिविलियंस का भी बहुत बड़ा योगदान था। अब हम समझते हैं सिविलियंस कैसे इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए स्टार्टिंग में पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था, एक बैकग्राउंड आपको दे दिया था कि सिविलियंस भी बहुत खुश नहीं थे। अगर आपको याद होगा, हमने बताया था कि जमींदार इनसे खुश नहीं थे, क्योंकि उनका स्टेटस ही बार बार, उनका लैंड राइट ये फुटफिट कर रहे थे। और हमने ये भी देखा कि क्राफ्ट्समैन भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे, हाईली डिस्करेज कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो वो भी खुश नहीं थे। और भी बहुत सारे थे सिविलियंस जो ब्रिटिशर्स के इन पॉलिसीज के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। आइए इसको देखते हैं। देखिए पीजेंट्री, आर्टिजन्स, शॉपकीपर्स, डे लेबरर्स, जमींदार, सिविल सर्वेंट्स, इन सब ने इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी और एक्चुअल में बहुत कंट्रीब्यूट किया। और पीजेंट्स और जमींदार तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। पीजेंट्स इसलिए फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि मनी लेंडर्स क्या कर रहे थे, उनको लोन प्रोवाइड कर रहे थे और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा उनसे चार्ज कर रहे थे। अब वो इंटरेस्ट रेट भी ना दे पाए, तो फिर उसके बाद ना अमाउंट रिपेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा हाई था। तो उनको उनकी जो लैंड थी उसी से बेदखल कर दिया गया था पीजेंट्स को। और फिर ये न्यू मनी लेंडर्स जो थे और जो ट्रेडर्स थे, ये लैंडलॉर्ड बन जा रहे थे। तो ये तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, जमींदार्स भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। तो उन्होंने तो अपना फ्री एक्सप्रेशन दिया अपने ग्रीवियंस का, अपनी प्रॉब्लम का। और उन्होंने डायरेक्ट किस पर अटैक किया, मनी लेंडर्स पे, और जो न्यू जमींदार्स थे उन पे उन्होंने अटैक किया। अब आप समझिए द एडवांटेज टू डिस्ट्रॉय मनी लेंडर्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था, मनी लेंडर्स ने अम, जितने पीजेंट्स थे उन्होंने क्या करा, मनी लेंडर्स के जो भी अकाउंट बुक थे, जो भी डेट रिकॉर्ड्स थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब ये तो रिकॉर्ड किसी के पास रहेगा ही नहीं ना कि किस पीजेंट ने या किस पर्टिकुलर पर्सन ने उनसे कितना लोन लिया था, कितना इंटरेस्ट देना था, कितना दे चुके थे। तो यहाँ आप देखिए उन्होंने किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश जितने भी सिविलियंस थे, उन्होंने ब्रिटिश लॉ कोर्ट में, रेवेन्यू ऑफिसेस में, पुलिस स्टेशंस में भी बहुत ज्यादा अटैक किए। और आप ये समझिए सिविलियंस का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था कि जो टोटल 1,50,000 जो लोग मरे थे अ, इस फाइट में, ठीक है, जिन्होंने अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें से 1 लाख तो सिर्फ आपके सिविलियंस ही थे।
तो आप कंट्रीब्यूशन का लेवल समझने की कोशिश करिए। 1,50,000 में से हु डाइड फाइटिंग विद द इंग्लिश, आप 1 लाख सिर्फ सिविलियंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए द स्टॉर्म सेंटर्स एंड द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट, ये बहुत अच्छे से समझिएगा कौन कौन से स्टॉर्म सेंटर्स थे। दिल्ली, एज यू नो, मेरठ से वो दिल्ली आ चुके थे। और दिल्ली में देखिए नॉमिनल हेड यहाँ पे बहादुर शाह थे, क्योंकि यूनानिमसली सब ने उनको एज ए एम्परर ऑफ इंडिया अपना लिया था। लेकिन वो एजेड थे, ऑल्सो थोड़ा सा पावर उनके पास अब उतनी नहीं थी, कम थी। सो वो सिंबॉलिक हेड की तरह काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप रियल कमांड की बात करते हैं ना, तो ये जनरल बख्त खां के पास थी। ओके, जनरल बख्त खां कौन थे? जिन्होंने इस रिवॉल्ट को लीड किया था बरेली ट्रूप्स के, और वो उनको दिल्ली लेकर आए थे। तो एक्चुअल में वो रियल कमांड को होल्ड कर रहे थे। अच्छा, इनकी अपनी एक कोर्ट थी, जिस कोर्ट में टोटल 10 मेंबर्स थे। 10 में से 6 तो आर्मी मेंबर्स थे और 4 आपके सिविलियन डिपार्टमेंट से थे, जो अभी तक हमने पढ़े। तो जो सिविलियंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहां से 4 रिप्रेजेंटेटिव थे। बहादुर शाह का थोड़ा सा ये पॉइंट था कि वो थोड़ा वीक पड़ रहे थे, लिंक बहुत अच्छा नहीं था, लीडरशिप में भी अब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी। तो ये कुछ पॉइंट थे दिल्ली को लेकर। तो दिल्ली में याद रखिएगा, इफ यू टॉक अबाउट नॉमिनल लीडर, तो हम बहादुर शाह को पिन पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम रियल कमांड अगर बात करते हैं, तो जनरल बख्त खां का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें देखा गया। फिर आते हैं कानपुर। देखिए कानपुर में कौन लीड कर रहा था? नाना साहेब। अब नाना साहेब कौन थे? ये थे अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव टू। नाना साहेब को लेकिन फैमिली टाइटल देने से मना कर दिया था और इनको पूना से बैन कर दिया था। तो ये कहाँ आके रह रहे थे? कानपुर। अब ये कानपुर में रह रहे थे, तो इन्होंने अपने आप को ही पेशवा घोषित कर दिया था। इन्होंने ये माना कि ठीक है, बहादुर शाह को हम एज द एम्परर ऑफ इंडिया कंसिडर करने को रेडी हैं और मैं उनका गवर्नर बनूंगा। तो याद रखिए, पहले हमने दिल्ली की बात करी, अब उसके बाद हम आए कानपुर में, जहाँ पे नाना साहेब का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद हम लखनऊ में बात करते हैं। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल में उनके जो बेटे थे बिरजस कादर, उनको नवाब बना दिया गया। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि यहाँ पे रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज होता था। बहुत सारे ऑफिसेस इक्वली शेयर किए जाते थे बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन फाइनली ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, सर कोलिन कैम्पबेल, ठीक है, जिन्होंने क्या करा, अब गोरखा रेजिमेंट के साथ मिलके ये जो रिवॉल्ट था इसको सप्रेस कर दिया और फाइनली इस सिटी को कैप्चर कर दिया। ठीक है, 1857 में उन्होंने इस सिटी को कैप्चर किया, रिकवर्ड किया। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है, सर कोलिन कैम्पबेल। ये कभी कभी क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ओके, और किसकी मदद से किया था? गोरखा रेजिमेंट की। अब देखिए बरेली में कौन थे? बरेली में खान बहादुर थे। देखिए ये जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना, ये किसी ना किसी वजह से इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। हर एक का अपना कॉज था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं खान बहादुर का क्या मेजर कॉज था। ये देखिए, ये डिसेंडेंट थे ऑफ द फॉर्मल रूलर ऑफ रोहिलखंड। तो रोहिलखंड के जो फॉर्मल इससे पहले रूलर रहे होंगे, उनके डिसेंडेंट ये थे। और ये बहुत ज्यादा खुश नहीं थे अबाउट द पेंशन बीइंग ग्रांटेड बाय ब्रिटिश। जो ब्रिटिश पेंशन प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, इंडियंस को, उससे ये बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो इन्होंने भी इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट को ज्वाइन किया और इन्होंने 40,000 सोल्जर्स की आर्मी को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद बिहार चलते हैं। तो बिहार में हम कुंवर सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं। एंड ही वाज द जमींदार ऑफ जगदीशपुर और ये 70 इयर्स के थे। और इनका रीजन बिहार में इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट से जुड़ने का ये था कि इन्हें डिप्राइव किया गया था फ्रॉम हिज स्टेट्स। ओके, एंड फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ठीक है, आप चाहे बात करें, दिल्ली से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर रखिएगा, दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पे बहादुर शाह, जनरल बख्त खां थे। फिर हमने देखा कि कानपुर में नाना साहिब की हम बात कर रहे थे। उसके बाद लखनऊ में भी हमने देखा किस तरीके से ऑफिसर्स अरेंज किए जाते थे, यहाँ पे कैसे चल रहा है। बरेली में खान बहादुर क्यों अटैच्ड हुए इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट के साथ। फिर हमने बिहार की बात करी, फैजाबाद की बात करी। लेकिन अब हम आते हैं इन सब में सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर कौन था, जिसने 1857 के रिवॉल्ट में मेजर कंट्रीब्यूशन पेश किया था। वो थी दी रानी ऑफ झांसी। ओके, एंड शी वाज रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी से
इसको लीड कर रही थी। अब देखिए इनका इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट के साथ एसोसिएट होने का क्या इंपॉर्टेंट रीजन रहा। ऑल्दो वी ऑल नो कि बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर ही रहे थे इंडियंस के साथ, लेकिन आपको बताया था ना ब्रिटिशर्स अपनी कुछ पॉलिसीज भी लेके आते थे। उसमें से एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि लेट्स से आप राजा हैं और आपका जो बेटा है वो लीगली आपका बेटा नहीं है, मे बी अडॉप्टेड हो या मे बी आपके पास आगे चल के कोई लीगल हायर नहीं है, एक सक्सेसर नहीं है, तो ऐसे स्टेट्स को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते थे। तो बाय डिफॉल्ट वो बोलते थे कि अगर लीगल हायर नहीं है तो फिर वो स्टेट हमारे कब्जे में आ जाएगा। और सेम यही हुआ था। देखिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ यही केस हुआ था। उनके जो हस्बैंड थे राजा गंगाधर राव, उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने ये मना कर दिया था कि वो जो रानी लक्ष्मीबाई का जो अडॉप्टेड सन है वो सक्सीड करे उस थ्रोन को। ब्रिटिशर्स इसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि वो ऑफ कोर्स झांसी को कैप्चर करना चाहते थे। तो ये किसने रिफ्यूज किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ही वाज द गवर्नर जनरल दैट टाइम, और उन्होंने मना कर दिया था कि ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द अडॉप्टेड सन टू सक्सीड द थ्रोन। ओके, और ये किस पॉलिसी के अंडर हुआ था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन किया था तात्या तोपे ने, और ये बहुत क्लोज एसोसिएट थे नाना साहिब के। तो कानपुर के लॉस के बाद इन्होंने यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट किया था, और इसके बाद ये पूरा बैटल लड़ते लड़ते ग्वालियर की तरफ भी ये रवाना हुए दोनों, और इस तरीके से ये चीजें चली। देखिए इनके इस आंदोलन में बिकॉज मेजर कंट्रीब्यूशन रानी लक्ष्मीबाई ने दिया था, जिनकी वीरता के एग्जाम्पल हम आज भी देते हैं। उनको बहुत सारे जो लोकलाइट्स थे वहां के, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, जिसमें एक पर्सन का नेम बहुत अच्छे से मेंशन होता है जिनको आप बोलते हैं शाहमल। शाहमल का वो एक लोकल विलेजर थे। देखिए इनका इतना कंट्रीब्यूशन था कि ये रात रात को लोगों के घर में जा जाके उन सबको एक साथ एकत्रित करते थे, और बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट से जुड़ने के लिए उनको बोलते थे। इन्होंने बहुत सारे ब्रिजेस रोड्स को डिस्ट्रॉय किया। ऐसा ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर से मान के चलते थे कि जितने भी रोड्स हैं, ये ब्रिजेस हैं, ये हमारा एक स्टेटस सिंबल है, तो इनको ही डिस्ट्रॉय किया गया। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुलाई में, ठीक है, जुलाई 1857 में शाहमल को इंग्लिश ऑफिसर दुनलैप ने मार दिया था। और ये बोला जाता है कि उनकी जो बॉडी है उनको उनके बहुत सारे पीसेस करके उनके हेड को डिस्प्ले किया गया था ऑन जुलाई 21 1857। और ये क्यों किया गया था? ताकि लोगों में एक खौफ बना रहे कि अगर आप इस तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते हैं तो आपका भी यही हाल होगा। तो शाहमल का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे ओनली। तो आज आपने पढ़ा कि कौन कौन से एपिसेंटर्स थे जहाँ पे चीजें हुई थी, वहां पे कौन लीड कर रहा था। ये कुछ लीडर्स आपको पता होने बहुत जरूरी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड में हम सप्रेशन पढ़ेंगे। सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा था, रिवॉल्ट स्टार्ट भी हो गया था, सब ज्वाइन कर रहे थे, फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम्स जब साथ थे, तो इस रिवॉल्ट को ऐसा क्या हुआ था कि इसका फेलियर देखा गया इस रिवॉल्ट का। तो उन्हीं रीजंस को हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। सो नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आई होप पार्ट 1 और पार्ट 2 अब आपको क्लियर होगा। पार्ट 3 देखेंगे तो आपका पूरा द रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्लियर हो जाएगा। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसके बाद अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। इवन अगर मेंस में भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं, फ्रॉम द कंडीशन टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एक ऐसा स्टेटस यहाँ पे डेवलप हो चुका था। इस रिवॉल्ट का कंट्रीब्यूशन आप अपने तरीके से बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।